नमस्कार सभी को। हम स्टैटिस्टिक्स में हमारा जो स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक चल रहा है, हमने अभी तक जो टॉपिक कर लिए हैं वो हमने डेफिनेशंस करी हैं सिंगुलर एंड प्लूरल सेंस में, एंड स्टैटिस्टिक्स होता क्या है वो हमने डिस्कस किया है। तो आज हम करने वाले हैं कि हमारी स्टैट्स की इकोनॉमिक्स में क्या इम्पोर्टेंस है। भाई आखिर क्या क्यों ऐसा है कि इकोनॉमिक्स वाले सब्जेक्ट में स्टैट्स को इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, बिकॉज बहुत ज़्यादा एक इंटीग्रेटेड पार्ट होता है हमारा स्टैट्स का। इंटीग्रेटेड पार्ट क्यों? बिकॉज अगर हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के जितने भी टर्म्स की बात करें या जो भी इकोनॉमिक्स में पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, इन सब के डेटा, पॉपुलेशन वगैरह भी हम स्टडी करते ही हैं, तो बिना डेटा का, बिना स्टैट्स का वो इनकम्प्लीट है। बिकॉज वो सारी चीज़ों को नंबर्स प्रोवाइड करता है, हम उसको नंबर न्यूमेरिकल फॉर्म में चेंज करके हम उसको एनालाइज करते हैं इकोनॉमिक्स में। इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है इकोनॉमिक्स में। जो हमारा स्टैट्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो इवन अगर हम अभी पढ़ रहे हैं तो भी हमारा इकोनॉमिक्स की एक बुक इको है पर्टिकुलरली, और एक बुक स्टैट्स है। अब आगे अगर इकोनॉमिक्स में अपनी आप परस्यू भी करते हैं, उसमें भी हर ऑलमोस्ट हर जगह आपको एक स्टैट्स आपकी बुक होगी, और स्टैट्स के बहुत सारे मेथड्स आप यूज करेंगे, जो हमारा कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स के जितने भी डेटाज हैं दोनों एक इंटीग्रेटेड जुड़ी हुई चीजें हैं। और बिना डेटा के, बिना इवन बिना स्टैट्स का कहीं पर भी आप कोई भी बिजनेस भी नहीं देख सकते। बिजनेस में भी अगर आप देखोगे तो स्टैट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बिजनेस इकोनॉमिक्स में इंक्लूड होता है एंड सो ऑन, तो दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हम बेसिकली अब फाइनली कुछ पॉइंट्स देखेंगे, यानी क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है स्टैट्स की इकोनॉमिक्स में। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। एक्चुअली एज हम स्टैट्स पार्ट पढ़ रहे हैं, अगर आपने माइक्रो पढ़ी है थोड़ी सी भी इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो थोड़ी बहुत चीजें बहुत अच्छे से समझ आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा है वो इसीलिए होगा बिकॉज अभी आपने इकोनॉमिक्स का बिल्कुल भी कंसेप्ट नहीं पढ़ा है। बिकॉज डेफिनेटली अगर हम स्टैट्स की इंपॉर्टेंस इकोनॉमिक्स में चेक कर रहे हैं तो हमें कुछ इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट भी आने चाहिए। मैं ट्राई करूंगी कि जितना इजी तरीके से आपको समझा पाऊँ, लेकिन स्टिल अगर कुछ चीजें रह जाती हैं तो जब आप इको पढ़ेंगे, जब आप इकोनॉमिक्स के कुछ बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो आप ये बहुत इजीली देख पाएंगे कि हाँ भाई कहाँ कहाँ क्या क्या इंपॉर्टेंस है, बहुत इजीली आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिकली फर्स्ट जो पॉइंट है, इट इज फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉस। इकोनॉमिक लॉ हमारे क्या होते हैं? जैसे कि अगर हम 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम डिस्कस करें, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक बहुत फेमस लॉ है, और वो लॉ है डिमांड एंड सप्लाई का। डिमांड है, सप्लाई है, जिसमें भी हम सिर्फ अगर लॉ की बात करें तो आपका एक टॉपिक है लॉ ऑफ डिमांड। क्या होता है, मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि जब भी हम बात करते हैं किसकी, प्राइस की, और हम बात करते हैं डिमांड की, हम डिमांड ही लिख देती हूँ मैं भी क्वांटिटी की बजाय, इसकी रियल मीनिंग आप उसी टाइम पे समझेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज किसी चीज का प्राइस 10 रुपीज पर यूनिट है। ठीक है, और आप उसकी 10 क्वांटिटी परचेज कर रहे हैं, लेकिन जब ये चीज आपको 10 रुपए वाली चीज 8 रुपए में मिल रही है, क्या करोगे आप एज एन इंडिविजुअल कंज्यूमर? अगर वो चीज स्टोर की जा सकती है तो आप भाई कोशिश करोगे कि उसकी कुछ क्वांटिटी एक्स्ट्रा खरीद ली जाए। ठीक है, इसी तरह से अगर प्राइस बढ़ता है तो आप वो चीज कम खरीदते हैं कि महंगा है अभी हम कम खरीदते हैं। ठीक है, तो ये जो थियोरी दी गई है कि जब भी, ये थियोरी है, ये लॉ है हमारा डिमांड का, कि जब भी प्राइस इंक्रीज होता है, ये इंक्रीज यानी अप का साइन है, ऊपर जा रहा है, तो जो हमारी डिमांड है वो डाउन जाती है, यानी fall होती है। तो ये रिलेशन एग्जिस्ट करता है, और इस रिलेशन का नाम है लॉ ऑफ डिमांड। अब अगर हम लॉ ऑफ डिमांड, जिस पर्सन ने लॉ ऑफ डिमांड डिराइव किया होगा, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होगा प्राइस का, उन्होंने डेटा कलेक्ट किया होगा डिमांड का, एंड इन दोनों के बीच में चेक किया होगा कोरिलेशन। हमने प्रीवियस वीडियो में कोरिलेशन की बात की थी ना। कोरिलेशन बताता है कि दो फैक्टर्स आपस में कितना लिंक कर रहे हैं, फॉर्मूला ये होता है, उससे कैलकुलेट किया जाता है और उससे पता चल जाता है कि
किस तरह का रिलेशन है, क्या है। तो उससे वो चीज़ नेगेटिव आएगी, जिससे ये पता चलेगा कि एक बढ़ने पर दूसरा कम हो रहा है, और अगर ये कम होगा तो दूसरा इंक्रीज होगा। दिस फेमस लॉ जो ये हमारा है, इसको हम लॉ ऑफ डिमांड कहते हैं, जो हमारा पॉसिबल हो पाया बिकॉज ऑफ स्टैटिस्टिक्स। So as we can see, it is helpful in the formulation of economic laws. तो जितने भी इकोनॉमी के लॉ हैं, सिर्फ डिमांड ही नहीं है, सप्लाई है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। वो कहीं ना कहीं इसी के थ्रू डेटा के को एनालाइज करके कोरिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। डिफरेंट वेरिएबल्स में हम लिंक देखते हैं इकोनॉमिक्स में। तो ये आपका पॉसिबल है, तभी पॉसिबल है जब हमारे पास स्टैट्स है। क्लियर है? नेक्स्ट, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड सॉल्विंग एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। यानी कई इकोनॉमिक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए और समझने के लिए उसको नंबर्स में एक्सप्रेस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है, उसको डेटा में एक्सप्रेस करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें पावर्टी, ठीक है, आपने पावर्टी चैप्टर 9 में पढ़ा है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट जो हमने 10th में पढ़ा है। अब आप मुझे ये बताइए कि अगर मुझे पावर्टी एक मेजर प्रॉब्लम है या मेजर प्रॉब्लम नहीं है, ये पता कैसे चलेगा? क्या ये सच में बहुत इंपॉर्टेंट है? ये कैसे पता चल रहा है? ये पता चल रहा है कि जब हम पुअर का डेटा ले रहे हैं कि कितने लोग अपनी मिनिमम नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, और हम वो डेटा देखते हैं कि कितना मेजर लेवल पर कितना स्प्रेड है पावर्टी, यानी कितने लोग, अगर हम इंडिया की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 21 और 28 है, 21% है। यानी आउट ऑफ 100 जो लोग हैं उसमें से 21 पीपल आर अनेबल टू फुलफिल देयर बेसिक नीड्स। यानी कम से कम 20 लोग हैं जो जरूरतें पूरा नहीं कर पा रहे, उसमें से भी कई लोग होंगे जो भूखे रह रहे हैं, जिनके पास खाने को बिल्कुल भी नहीं है। वो प्रॉब्लम हमें कैसे पता चलेगी? जब उसको स्टैट्स का फॉर्म दिया जाएगा, हमने डेटा कलेक्ट किया। अनएम्प्लॉयमेंट, कितने लाख लोग बेरोजगार हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए। अभी पेंडेमिक की सिचुएशन है, इतने सारे वर्कर्स हमारे, अगर आपने न्यूज देखी होगी तो वर्कर्स जो है वो दिल्ली वगैरह से अपने अपने स्टेट्स में मूव कर रहे हैं। इतनी सारी बेरोजगारी हो गई है, अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, लोगों की जॉब चली गई है। तो कितने लाख लोग अगर एक साथ अनएम्प्लॉयड होंगे ना, तब देखेंगे कि कितनी बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। ठीक है, इसी तरह से डिस्पैरिटीज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, इसका मतलब ये है कि रिच एंड पुअर के बीच में डिस्पैरिटीज, डिस्पैरिटी का मतलब है डिफरेंस कितना है, इनकम और वेल्थ जो बटा हुआ है हमारे देश में, वो उसमें कितना डिफरेंस पाया जाता है। यानी रिच कितने लोग हैं, पुअर कितने लोग हैं, कितने लोगों के पास हमारी इनकम का ज्यादातर पार्ट जा रहा है। ये 10th में हमने आई गेस किया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें तभी पता चलेंगी जब हम उससे रिलेटेड डेटा को स्टडी करेंगे। डन। नेक्स्ट, स्टडी ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर। ये प्योरली इकोनॉमिक्स है, हम इसको आप स्किप कर सकते हैं अभी के लिए। जनरली परफेक्ट कंपटीशन, ओलिगोपोली, मोनोपोली मार्केट होती है। परफेक्ट कंपटीशन में बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारे सेलर होते हैं। ओलिगोपोली में कुछ सेलर्स होते हैं। एंड मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, मार्केट में इकलौता सेलर है। तो इन सबको हमें स्टडी करने के लिए इनके प्राइसेस का पता होना जरूरी है। ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी कितनी कॉस्ट आ रही है, फर्म को कितना प्रॉफिट हो रहा है, उसके बिहाफ पर हम पता लगाते हैं कि ये फर्म जो है वो इस मार्केट के अंदर आ रही है, या ओलिगोपोली मार्केट के अंदर आ रही है, या मोनोपोली के अंदर आ रही है। तो ये सारी चीजों को स्टडी करने के लिए हमें डेटा की यानी स्टार्स की रिक्वायरमेंट होती है। फॉर द टाइम बिंग आप ये पॉइंट छोड़ सकते हैं, ये बिल्कुल माइक्रो का लास्ट चैप्टर है, तो वहां से आपको थोड़ा ज्यादा अच्छे से आइडिया होगा। बट इन जनरल हमें ये पता लगाना है कि भाई कौन से मार्केट का पार्ट है। वो तभी पता चलेगा जब हमारे पास प्राइसेस का डेटा हो, कॉस्ट का डेटा हो, प्रॉफिट का डेटा हो। ठीक है, हेल्प्स इन एस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन। मैथमेटिकल रिलेशन का मतलब है कि हम इकोनॉमिक्स में रिलेशन भी एक्चुअली सेटअप करते हैं। रिलेशन सेटअप करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपने देखा होगा 10th में, या आप जब भी मैथ्स पढ़ी होगी, y इज अ फंक्शन ऑफ x। ये बहुत पॉलिनोमियल वगैरह में आपने किया होगा, जहाँ पे एफ एक्स हम किसी भी तरह से डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स सपोज इट इज अ लीनियर इक्वेशन x प्लस, ये इसको हम मैथमेटिकल रिलेशन कहते हैं। और आप कुछ ऐसा ही रिलेशन इकोनॉमिक्स में भी पढ़ेंगे। और ये रिलेशन तभी पॉसिबल है कि भाई एफ एक्स को अगर मैं y से लिखूं, y इक्वल्स टू एक्स प्लस 1,
तो ये रिलेशन तभी पॉसिबल हो पाया है अगर मैं कहूँ कि प्राइस और डिमांड में एक तरह का रिलेशन है, और इसको मैं कुछ फॉर्म देना चाहूँ या जो भी चीज़ें हैं, तो वो तभी पॉसिबल होगा जब मेरे पास उनका डेटा होगा। ठीक है, या फॉर द टाइम भी इस तरह के रिलेशन आप स्टडी करेंगे, और वो रिलेशन तभी पॉसिबल है जब हमारे पास डेटा है। उससे हम पता लगा पाएंगे कि एक्स में और वाई में कैसा रिलेशन है। अगेन ये यूजफुल है कोरिलेशन के लिए। कोरिलेशन से पता चल जाता है कि एक्स में और वाई में किस तरह का रिलेशन है। अगर हम वाई इक्वल्स टू एक्स लिख देना, इस केस में हमारा क्या होगा कि इस केस में हमारा होगा कि आपका y बिल्कुल x के बराबर है। ठीक है, ये भी एक मैथमेटिकल रिलेशन है। तो इस ये तभी पता चलेगा कि जब x का भी डेटा सेम है और y का डेटा भी सेम है एंड सो ऑन। तो ये हमारा मैथमेटिकल रिलेशन के लिए भी डेटा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद है यूजफुल टू स्टडी बिहेवियर ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक कंसेप्ट। हमारे जो डिफरेंट कंसेप्ट हैं कि कितना इकोनॉमी में प्रोडक्शन हुआ है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी सेक्टर में कितना प्रोडक्शन हुआ है, कैसे पता चलेगा? डेटा से कलेक्ट किया जाएगा। हम कितना कंज्यूम कर रहे हैं कमोडिटीज को, ये भी कैसे पता चलेगा? डेटा कलेक्ट किया जाएगा। इकोनॉमी में पैसा कितना सर्कुलेट हो रहा है, बैंक में टोटल कितने डिपॉजिट्स हैं, इन सब के भी डेटा कलेक्ट किए जाएंगे। तो जितने भी डिफरेंट डिफरेंट इकोनॉमिक के कंसेप्ट हैं वो उन सब के लिए भी आपका, और यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है ट्रेंड एनालिसिस। इसका मतलब मैं बता दूं, ट्रेंड एनालिसिस जब आप देखते हैं, अगर आज आप ये वीडियो देखने के बाद एक बार अगर हम करंट में इस साल में देख रहे हैं, वैसे तो नेक्स्ट ईयर भी वीडियो यूज हो सकती है, तो प्लीज चेक द डेटा ऑफ जो हम पेंडेमिक की कम्युलेटिव देखते हैं, आप वो देखेंगे टाइम के अकॉर्डिंग। अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर डेट होती है और यहाँ पे हमारे एक्टिव केसेस का ग्राफ जा रहा होगा, इस तरह से हमारा वो है, और हमारा ग्राफ कुछ ऐसा ऐसा जा रहा है। आप देखना इस डैशबोर्ड को आज ओपन करके। ठीक है, तो ये हमारा डेट जो है ये टाइम सीरीज कहलाता है, कि जब भी हम किसी चीज का ट्रेंड चेक कर रहे हैं कि ये बढ़ रहा है या ये कम हो रहा है, किस तरह से जा रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, ये हमारी ट्रेंड सीरीज हो जाती है। ठीक है, और अगर हम पेंडेमिक की बात ना भी करें, कोई बात नहीं, कुछ और बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लिख दिए ईयर्स, 2010, 2011, 2012, और लेट्स सपोज जीडीपी की हम डिस्कस करें कि जीडीपी की ग्रोथ रेट कितनी है, जीडीपी कितना है। तो मान लो डेटा हमारा ऐसा जा रहा है, कुछ ऐसी लाइन बन गई, कर्व बन गया। दिस इज ऑल्सो नोन एज ट्रेंड, जो हमारा क्या चेक कर रहा है, जीडीपी का ग्रोथ चेक कर रहा है कि जीडीपी किस हिसाब से इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो जब भी हम किसी कंसेप्ट को टाइम के हिसाब से प्लॉट करते हैं, यहाँ पे टाइम होता है और यहाँ पे कोई ना कोई डेटा होगा, कोई ना कोई वेरिएबल होगा, उसको हम ट्रेंड सीरीज कहेंगे। तो आप दिन बर दिन प्राइसेस बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, जीडीपी यानी प्रोडक्शन जो है वो बढ़ इंक्रीज हो रहा है या फॉल हो रहा है, कंजप्शन अकॉर्डिंग टू टाइम किस तरह से चेंज हो रहा है, मनी कैसे चेंज हो रहा है, बैंक डिपॉजिट कैसे चेंज हो रहा है। तो ये सारे जो कंसेप्ट हैं उसको स्टडी करना कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यानी ओवर द ईयर्स ये कैसे चेंज कर रहा है, फ्लक्चुएशन कर रही है, तो हम कर्व वगैरह ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से, और ये कर्व कहाँ से आएगा? जब हमारा इस पर्टिकुलर ईयर के लिए मेरे पास जीडीपी अवेलेबल है, इस पर्टिकुलर ईयर के लिए मेरे पास जीडीपी अवेलेबल है, सो तो जब डेटा अवेलेबल होगा तभी तो आप ये प्लॉट करेंगे ना। इसीलिए इकोनॉमिक कंसेप्ट जितने भी अलग अलग हैं उनके भी बहुत सारे बिहेवियर को स्टडी करने के लिए स्टैट्स इंपॉर्टेंट होती है। आई होप हमारे ये इम्पोर्टेंट क्लियर हो गई है। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंस थी स्टैटिस्टिक्स की, यानी फॉर्मुलेशन ऑफ इकोनॉमिक लॉज में हेल्प करता है, अंडरस्टैंडिंग और इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है, मार्केट स्ट्रक्चर्स यानी कौन से मार्केट में आ रही है, कौन सी फर्म कहाँ आ रही है या किस तरह से हम देख रहे हैं, वो हमारा उस पर डिपेंड करेगा। एस्टेब्लिशिंग मैथमेटिकल रिलेशन किस तरह से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसमें हमारा इकोनॉमिक्स में जो है वो स्टैट्स हेल्प करता है, और बहुत सारे बिहेवियर को स्टडी करने में स्टैट्स हमारी हेल्प करता है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में लिमिटेशंस करने वाले हैं। आज हमारी इंपॉर्टेंस हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आई होप आपको अब तक क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।